Good afternoon, viewers. I am Gagan Nagpal from Action Cancer Hospital. Viewers, I am again back in Doctor's Life for you. And today is a World Thalassemia Day. The world celebrates this day for the awareness between us. And today with us, Dr. Gaurav Dikshit. He is the renowned senior hemato-oncologist in our vicinity and very senior consultant in Action Cancer Hospital. He's done his specialization from very prestigious college CMC Vellore, and now he is with us in Action Cancer Hospital. So let's welcome Dr. Gaurav Dikshit with us. Sir, welcome to this show. Thank you, Mr. Gagan. Welcome to all our viewers. Yes, sir. Now it is a very pandemic going around us, and I know that everyone is facing so many problems, but still life has to go on. And today we are going to discuss the thalassemia. Sir, what is thalassemia, sir? We want to know first this from you, sir. कि thalassemia है क्या, sir? Actually, thalassemia is a type of blood disorder. ये एक ब्लड की बीमारी है जो कि जन्म से होती है और इसमें पेशेंट्स का खून बनना बंद हो जाता है. तो दे रिक्वायर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन. उनको बार बार खून चढ़ता है. पहले जब स्टार्ट होता है तो हर महीने महीने खून चढ़ता है और उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट्स बड़े होते रहते हैं 20 साल 15 साल तो उस टाइम उनकी जो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है. हर 10 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे खून चढ़ता है. तो दिस इज ए प्रॉब्लम वेयर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नॉट प्रॉपर. खराब खून बनता रहता है. इसको हम लोग थैलेसीमिया बोलते हैं. सर, जो एनीमिया है और थैलेसीमिया ये दोनों एक ही शब्द है या ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं? अगर बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने. अनीमिया एक ब्रॉड टर्म है. अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना. अनीमिया का एक कारण थैलेसीमिया है. थैलेसीमिया आमतौर पर बच्चों में होता है और थैलेसीमिया इज ए टाइप ऑफ अनीमिया. तो अनीमिया को हम लोग थैलेसीमिया से ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. थैलेसीमिया इज ए टाइप ऑफ अनीमिया. ओके, सो थैलेसीमिया जो है वो एनीमिया का ही एनीमिया बीमारी का ही एक पार्ट है. हाँ जी. लेकिन ब्रॉडली जो है हम उसको एनीमिया कहते हैं. यस, अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना और खून की कमी होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें से एक कारण थैलेसीमिया है. एक कारण थैलेसीमिया है जिसमें खून बनना बंद हो जाता है. आपने सर बहुत ही स्पष्ट और छोटे शब्दों में हमें बता दिया, वरना कई लोगों के दिमाग में ये है कि ये दोनों शायद एक ही शब्द हैं और जिस तरह हार्ट की बीमारी है हम एक ही बार बोल देते हैं हार्ट बीमारी, लेकिन क्या बीमारी है, बीपी है या उसकी कोई आर्टरी बंद है, वो हमें नहीं पता होता सर. एग्जैक्टली, बिल्कुल. सर, ये कितने प्रकार का होता है सर थैलेसीमिया? क्या इनमें कोई प्रकार होते हैं? हाँ जी गगन जी, थैलेसीमिया ना 3 प्रकार का होता है. वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं उसके, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, पर जो मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया. और बीटा थैलेसीमिया के मोटे मोटे 3 टाइप होते हैं, या तो माइनर या इंटरमीडिया या मेजर. अब जैसे माइनर थैलेसीमिया के बारे में पहले बात करते हैं. जैसे नाम में ही माइनर है तो वो प्रॉब्लम भी माइनर होती है और काफी कॉमन होती है इंडिया में. और मतलब अराउंड 1 to 10% लोगों को थैलेसीमिया माइनर पाया जाता है. अब माइनर में जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम कुछ ऐसी नहीं होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं. सिर्फ इशू ये होता है, प्रॉब्लम दिक्कत ये रहती है कि जब भी वो खून टेस्ट करवाते हैं खून थोड़ा सा कम निकलता है. जैसे WHO के हिसाब से जो खून है मेल्स में तकरीबन 13 से 16 के बीच में होना चाहिए, परंतु उनका जो HB का वो है वैल्यू है वो अराउंड 11, 10 या 12 ऐसे ही रहती है लाइफ लॉन्ग. इसके अलावा उनको कोई परेशानी नहीं होती है. कुछ माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है. तो इसको इसलिए माइनर इज वेरी कॉमन. सेकंड टाइप होता है इंटरमीडिया. इंटरमीडिया होता है कि जो माइनर और मेजर के बीच में होता है, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकती है. कुछ पेशेंट जल्दी आते हैं, कुछ पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं. और जो मेजर प्रॉब्लम जो उसकी है, इसमें सबसे जो चिंता का विषय है थैलेसीमिया का, वो है थैलेसीमिया मेजर. अब जिसके नाम में मेजर है आप समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कितना मेजर होगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जन्म से ही प्रॉब्लम होती है, तो थैलेसीमिया मेजर 1 साल से कम की उम्र में प्रेजेंट करता है बच्चों में. और इसमें हर महीने महीने खून चढ़ता है. खून चढ़ने के बाद जो एक्सेस ब्लड से आयरन जमा होता है बॉडी में, जो कि डैमेज कर सकता है, विच कैन डैमेज योर पेशेंट्स लीवर और हार्ट और ब्रेन. तो ये इसलिए इसको पहले पहचानना बहुत जरूरी है. इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे होना जरूरी है
और जब भी आयरन ज्यादा हो बॉडी में तो उसका किलेशन होना जरूरी है, मतलब आयरन की कमी होनी। तो ये तीन प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं, मोटे मोटे बीटा थैलेसीमिया में। बाकी बहुत सारे माइनर थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा, HBD, वो अल्फा को छोड़ के किसी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए जो पेडियाट्रिशियंस के लिए और पेशेंट्स के लिए उसको वो बीटा थैलेसीमिया ही होता ओके, सो थैलेसीमिया 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, है। हाँ जी, माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर सर। यस, हाँ जी। इनको सर टेस्ट करने का भी कोई तरीका होता है? मिस्टर निमिष हैं सर, जो हमसे पूछ रहे हैं कि सर थैलेसीमिया की जांच कैसे कराई जाए और क्या जांच होती है और कैसे पता चलता है? देखिए, जांच जो इसके लिए सबसे अब पहली बात तो यह है कि हमें सस्पिशन होना चाहिए, मतलब जो डॉक्टर होता है उसको शक कैसे होता है इस बीमारी का। शक कैसे होता है कि एक जैसे बच्चा आया, 1 साल से कम की उम्र में बच्चा आया, बच्चा खा नहीं रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा पीला पड़ा हुआ है, उसको स्वेलिंग जैसी है, खाना पीना नहीं खा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम लोग खून टेस्ट करते हैं तो खून थोड़ा कम मिलता है थैलेसीमिया के बच्चों में। और सबसे जो पहला टेस्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसमें हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। और कंप्लीट ब्लड काउंट करने से हमें ये पता चलता है कि खून कम है, हीमोग्लोबिन वैल्यू इज लो। साथ में वो सेल जो थैलेसीमिया के होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उसको हम लोग माइक्रोसिटिक ब्लड पिक्चर बोलते हैं। जैसे नॉर्मल हमारा अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का RBC है तो इसमें 0.6 0.5 ऐसे ही रहता है, मतलब इसके सेल छोटे होते हैं इसलिए वो इफेक्टिव नहीं होते। तो द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन इज CBC। अब CBC में हमें पता चलता है कि ये थैलेसीमिया हो सकता है, तो इसके बाद हम लोग उसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म कैसे करते हैं? कंफर्म करते हैं हम लोग HPLC करके। तो HPLC टेस्ट होता है, उसमें क्रोमेटोग्राफी से हम लोग ये देखते हैं कि खराब हीमोग्लोबिन कितना है, अच्छा हीमोग्लोबिन कितना है, HbA, A2F, इसको मेडिकल टर्म में ऐसे बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करने से वो टेस्ट को कंफर्म करते हैं। और एक बार हमें लगता है कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है बच्चे में, तो हम लोग पूरी फैमिली का टेस्ट करते हैं, जैसे पेरेंट्स का और भाई बहन का, और ताकि वो आगे जो है प्रिवेंट हो सके, आगे आने वाले बच्चों में ना हो। तो ये 2 टेस्ट सबसे जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी टेस्ट जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं, वो होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस B के टेस्ट, हेपेटाइटिस C, तो वायरल मार्कर्स करने जरूरी होते हैं। रूटीन टेस्ट के अलावा दीज 2 टेस्ट आर कंफर्मेटरी। और जहां हमें लगता है कि थैलेसीमिया हो सकता है और वो क्लियर नहीं है, उस जगह पे हम लोग म्यूटेशन टेस्ट भी करते हैं, रेयर थैलेसीमिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे हम लोग इसको इवैल्यूएट करते और सर ये टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं सर? हैं। हाँ जी, ये CBC का टेस्ट तो बहुत सबसे कॉमन टेस्ट है। ये CBC का टेस्ट तो किसी भी जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो फर्स्ट टेस्ट CBC होता है। और CBC में एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है वो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि ये थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है, तो उसको आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिकॉज कई बार थैलेसीमिया को आयरन डेफिशिएंसी से काफी कंफ्यूज करा जा सकता है, बिकॉज जो पिक्चर दोनों की वैसी ही होती है। तो इसलिए डॉक्टर को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और पेशेंट को भी, कि भाई आयरन देने से इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, और बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में थैलेसीमिया की जांच भी करानी चाहिए। तो सर मैं व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जैसे ही बच्चे में ये ऐसे लक्षण दिखें तो इनको आप छोटा ना समझें, इनको आप नजरअंदाज नहीं करें, आप अपने डॉक्टर से बात करें और कोशिश करें कि अगर आपके आसपास हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो उनसे भी जरूर डिस्कस करें, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में विशेषकर पता होता है। एम आई करेक्ट सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप। सर क्या हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं क्या, यानी थैलेसीमिया को क्या इट इज प्रिवेंटेबल? हाँ जी, सबसे जरूरी जो सवाल है वो आज के डिस्कशन का हमारा यही होना चाहिए कि इसको हाउ टू प्रिवेंट इट। क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल चीज है। ये एक थैलेसीमिया मेजर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके लिए हमें आजकल प्री मैरिज काउंसलिंग और टेस्ट का बहुत ज्यादा वो हो रहा है। मतलब आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक HPLC टेस्ट जरूर करता है पेरेंट्स का, फादर का भी और मदर का भी। तो इसलिए अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं
तो बच्चे में 25% चांस ये है कि वो मेजर हो सकता है। तो अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे को 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस केस में हमें हर प्रेगनेंसी में अबाउट 10 वीक्स पे एक एम्नियोसेंटेसिस और सीवीसी टेस्ट करके वो कंफर्म करना पड़ता है कि ये होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है, और अगर थैलेसीमिया होता है तो उसको हमें अबॉर्ट करना पड़ता है। ये सबसे जरूरी मैसेज है आज का कि हमें 8 to 10 वीक्स पे अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं पेरेंट्स तो 8 से 10 वीक्स में अपने डॉक्टर के पास जाना है और ये टेस्ट करवाना है कि ये होने वाले बच्चे को ये बीमारी है या नहीं है। अगर बीमारी होती है तो हमें प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ता है, बिकॉज थैलेसीमिया मेजर का अगर बच्चा होता है तो वो एक बहुत ही मतलब पेशेंट के लिए भी, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी वो एक ठीक नहीं है, मतलब इसलिए तो सर हमारे जरूरी है। इसका मतलब सर एक छुपा हुआ मैसेज इसमें ये भी है कि शादी से पहले भी सर हम अपनी जन्म पत्री या अपने वो मिलाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा टेस्ट भी करा के रखना चाहिए कि जिससे कि ऐसी कंडीशन ही ना आए या ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो या ऐसी मेडिकल अर्जेंसी ना अराइज हो? इज इट दैट सो? देखिए, अब हर चीज पे हमारा विश्वास नहीं होता। अब जैसे मतलब हमारे उसमें बोलते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, तो हाँ, अगर दोनों वो रेडी हैं। आसमान में बन के आई हैं तो हम वैसे भी नहीं हाँ जी। कुछ बोल सकते। लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब ने एक चीज में जरूर बताई है कि ये टेस्ट जो है प्रेगनेंसी से पहले जरूर कराएं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी संतान में कोई ऐसे लक्षण तो नहीं आ सकते जो कि थैलेसीमिया को के कारण को इंक्रीज करें। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर दोनों पेरेंट्स माइनर हैं तब करने का जरूरत है। अगर एक पेरेंट माइनर है, एक नॉर्मल है, तो उसमें होने के चांस नहीं। तो दोनों पेरेंट्स अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो फिर आप ये जांच जरूर करवाइए। बिल्कुल सर जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हम इससे डरने लग गए थे अभी की बातों में। सर क्या इट इज ट्रीटेबल सर? एंड आई मीन टू से हाउ वी ट्रीट इट सर? गगन जी, इसको ट्रीट करने के दो ही तरीके हैं। या तो ट्रांसफ्यूजन और किलेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग बार बार ब्लड चढ़ाएंगे पेशेंट को, और जब ब्लड की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो उसको आयरन कम करने का दवाई शुरू करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं किलेशन। तो ट्रांसफ्यूजन प्लस किलेशन इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। मतलब सबसे जरूरी ट्रीटमेंट तो यही है जो कि हर एक पेशेंट में स्टार्ट करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट के खराब सेल हैं उनको हटा के अच्छे सेल उसमें इम्प्लांट करते हैं। तो इससे जो नॉर्मल ब्लड जो है बन के आ जाता है। तो ये दो प्रोसीजर हैं जिसके जिसके सहायता से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन प्लस किलेशन, सेकेंडली बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये ऐसे हैं जो हम लोग अप्रूव हैं ट्रीटमेंट जो इंडिया में हम लोग करते हैं। तो सर जो हमारा आज का जो टॉपिक भी था कि थैलेसीमिया और मॉडर्न ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट इट, सो वी कैन से दैट मॉडर्न ट्रीटमेंट इज द बीएमटी। और इफ दैट इज सो, तो सर हमें बीएमटी के बारे में भी बताएं सर। जी, बीएमटी को, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को, ये इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि दो टाइप का ट्रांसप्लांट होता है, ऑटोलोगस और एलोजेनिक। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में हम लोग पेशेंट के अपने ही सेल लेते हैं। इसमें ये जैसे कुछ ब्लड कैंसर के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे लिम्फोमा, माइलोमा। दूसरा जो टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट है वो है एलोजेनिक। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पेशेंट का जो खराब ब्लड है वो सारा पहले हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी, और उसके बाद जो अच्छा डोनर के अच्छे सेल्स हम लोग लेके वो हम लोग पेशेंट को देते हैं, और इसके बाद नॉर्मल ब्लड बन के आ जाता है इसमें पेशेंट में। तो ये जैसे वैसे ही है कि हम लोग एक खराब खेत को पहले पूरा जलाते हैं, उसके बाद उसमें नई बीज डाल के वो नई फसल को हम लोग ग्रो करते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया के लिए एक बहुत ही कारगर इलाज है, जिसमें कि हम लोग जो नॉर्मल पेशेंट के जो भाई बहन का ब्लड लेके, स्टेम सेल लेके हम लोग खराब सेल वाले पेशेंट को हम लोग दे देते हैं, जिससे कि नॉर्मल ब्लड हमको बन के आ जाता है। इसको हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो सर इसका मतलब सर हमसे अभी क्वेश्चन भी मिस नीना है, वो पूछ रही है कि सर हाउ अफेक्टिव द बीएमटी इन द थैलेसीमिया पेशेंट्स।
तो सर आई थिंक आपने उसका जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं एक बार दोबारा आपसे, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ थैलेसीमिया। यस, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आजकल के टाइम में, और एक क्योरेटिव इलाज होता है, मतलब इससे जड़ से इलाज हो जाता है। अब इशू ये है कि दिस शुड बी डन ऑन टाइम, ये टाइम से होना चाहिए। अगर 7 साल के आसपास अगर ये हो जाता है, 7 साल से कम, इसके रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। जितना डिले होता है ये ट्रांसप्लांट, उतना ही इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहते हैं। यही अगर हम लोग ट्रांसप्लांट 20 साल या 25 साल में करते हैं तो आयरन का ओवरलोड बहुत हो जाता है बॉडी में, मतलब आयरन काफी इकट्ठा हो जाता है, और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर थैलेसीमिया डायग्नोज होता है, इट शुड बी डन ऑन टाइम। 2 साल से 7 साल की एज में, ये 7-8 साल की एज में, दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और सही टाइम पे ट्रांसप्लांट होता है, डोनर अच्छा मिलता है, तो तकरीबन 80 से 90% चांस है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैलेसीमिया के पेशेंट्स की कोई डाइट भी क्या कुछ स्पेशल होती है सर? क्या इसको जब पेशेंट और एनीवन इज डायग्नोज्ड विद थैलेसीमिया, so he has to live with the routine diet, or he should take care of in consumption of his diet? इसमें गगन जी थोड़ा इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस इज एन आयरन एक्सेस स्टेट। इसमें थोड़ा आयरन की मात्रा ज्यादा होती है बॉडी में थैलेसीमिया में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होती है, ब्लड भी बार बार लगता है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि थोड़ा आयरन रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे तो अच्छा रहेगा। आयरन रिच डाइट इसमें नहीं लेना है। और जैसे विटामिन सी वगैरह भी है, और जो भी चीज़ें आयरन को बढ़ाती हैं वो हमें इसमें अवॉइड करनी होगी। कोई बहुत ज़्यादा इसमें डाइट का हम लोग नहीं बोलते हैं। अगर थोड़ा बहुत है रिस्ट्रिक्शन तो वो आयरन रिच डाइट का है। ओके, तो हमें डाइट में आयरन की मात्रा को अपने कंसल्टेंट से सर बात करते हैं, डॉक्टर की जानकारी जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उसके अनुरूप लेनी चाहिए। कोई बिल्कुल खास इसमें वो नहीं, लेकिन हाँ आयरन को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आप। सर हमसे कई लोग सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आज के इसमें पेंडेमिक के दौर में कि थैलेसीमिया पेशेंट क्या कोविड वैक्सीनेशन ले सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत ही कॉमन और अच्छा सवाल ये है, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। और थैलेसीमिया माइनर में या मेजर में या इंटरमीडिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लेने के लिए, और आपको जब भी आपको मौका मिले वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। तो थैलेसीमिया में तो वैसे भी ज़रूरी है ये वैक्सीन लगवाना, क्योंकि थोड़ी इम्यूनिटी पेशेंट की कम होती है। हमें वैक्सीन लगवाने से उससे बचाव काफ़ी अच्छा होता है, तो इसको लगवाना चाहिए टाइम से। सर ये आई थिंक काफी लोगों का एक कंफ्यूजन खत्म हो गया सर। सर देयर इज अ पर्सन फ्रॉम द पानीपत, ही इज आस्किंग कि सर his brother is thalassemia affected and now he is having a COVID. So sir, what should they do? They should go ahead with the COVID doctor, or they should see the thalassemia doctors? इसमें पहले कोविड का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपका। तो पहले कोविड के लिए ट्रीटमेंट करिए। और अगर इसमें कई बार क्या होता है कि कोविड के साथ साथ थोड़ा ब्लड कम हो जाता है, एचबी कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट करवा के बीच बीच में, और अगर जरूरत पड़े तो ट्रांसफ्यूजन करवाइए। और कोशिश ये रखिए कि आपका हीमोग्लोबिन 9 के आसपास ही मेंटेन हो, क्योंकि 9 के आसपास मेंटेन हम लोग इसमें एचबी करने की कोशिश करते हैं थैलेसीमिया में। So try to maintain HB at around 9 and treat COVID first. And thalassemia can be tackled later on also. So आपने कोविड के डॉक्टर को बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करना है, उनको उनको टच में रहना है। हाँ, उनको ये जरूर बताना है कि हाँ कि दिस पर्सन इज अंडरगोइंग द थैलेसीमिया ट्रीटमेंट, जिससे कि उनको पता रहे कि उनके लिए बॉर्डर लाइंस क्या हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल। सर आपने वैसे इसका जवाब कुछ दिया भी है हमसे सर। मिस नीरा पूछ रही है कि सर थैलेसीमिया गर्ल नीड्स टू मैरी विद द थैलेसीमिया बॉय, ऐसा भी होता है सर क्या? ठीक है, थैलेसीमिया माइनर अगर हैं तो दोनों थैलेसीमिया माइनर मैरी कर सकते हैं आपस में। सिर्फ जो आपको मैंने बताया उसका ध्यान रखना है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो अबाउट 10 वीक्स के आसपास आपने अपना टेस्ट करवाना है, चेक करने के लिए कि थैलेसीमिया होने वाले बच्चे को है या नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और थैलेसीमिया मेजर अगर दोनों हैं तो दे कैन डू कंसेंसुअल मैरिज, उसमें कोई ऐसा नहीं है।
आई थिंक वेरी रिलीविंग आंसर फ्रॉम यू। और आप अपने डॉक्टर से हमेशा इन चीजों के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, जिनके साथ भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे आपको अपना फ्यूचर एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सर, आज आपने हमें बहुत ही अच्छा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर बेसिक एंड क्रक्स आंसर दिए हैं सर, जो कि आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड यू कैन मीट Dr. Gaurav in room number 829 at Action Cancer Hospital every day, and he's available on teleconsultation as well. And next time also we will be available with another topic. And so we request you to sir, keep trained us, keep telling us about the new things what you are dealing with in thalassemia, sir. Thank you, sir, for joining us. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.